प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की सेशन में हम 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला तो है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन हो ऑलरेडी, तो उसमें हमें कई बार बताना होता है कि मान लो लाल कलर की कुछ बॉल्स दे दी, ब्लू कलर की कुछ बॉल्स दे दी और येलो कलर की हमें निकालनी होगी कितनी बॉल्स होंगी। अगर येलो कलर की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन हो कि चूज करने की क्या रहेगी। एंड इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है 3-4 देख लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो जिससे कि आप एग्जाम में कर पाएँ। उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट के बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। प्रोबेबिलिटी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करे थे, बेसिक समझ लिया था, उसे इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। एंड उसके बाद हम एक नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस करेंगे जो प्रोबेबिलिटी में पूछे जा सकते हैं। और एक हमारे पास फिर टॉपिक रह जाएगा सेट थ्योरी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो किस तरह के सवाल बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल, इन अ बॉक्स देयर आर 12 ब्लू बॉल, X red balls and 20 green balls. Probability of choosing one red ball from the given box is 1/3. Then find the sum of red and blue balls in the box. ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर क्या है, मेरे पास 12 ब्लू बॉल्स हैं। आगे क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं वो X हैं और जो ग्रीन बॉल्स हैं वो हमें 20 दे रखी हैं। ठीक है, अगर इस बॉक्स में से मैं एक रेड बॉल को चूज करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। तो हमें बताना है कि रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स का टोटल सम कितना होगा। ठीक है, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ऑफ चूजिंग आ रेड बॉल। अगर रेड बॉल निकालने की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो मैं कैसे निकालता, आप कहते सर कितनी रेड बॉल्स है, मेरे पास एक्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम होगा 12 + 20 + x, दैट इज 32 + x। ये प्रोबेबिलिटी निकल गई मेरे पास ऑफ चूजिंग अ रेड बॉल। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड बॉल इज 1/3। क्या यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, 3x में से x को हटाऊंगा 2x, 2x 32 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास x का मान हो जाएगा 16। क्या ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो मेरे पास रेड बॉल्स कितनी निकल के आ गई, 16। मुझसे पूछा है सम ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स, तो रेड बॉल है मेरे पास 16, ब्लू बॉल्स मुझे दे रखी हैं 12, 16 + 12 कितना हो गया, 32 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो घबराना नहीं है इस तरह के सवाल देख के भी कि अगर हमारे पास 32 कैसे हुआ, 28 हुआ, कि हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है बाकी चीज़ें निकालनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड मेथड आपको फॉलो करना है सोल्व करने के लिए। अगले सवाल पे चलता हूँ, पढ़ो क्वेश्चन को, करो ट्राई, क्या आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, एक बैग है जिसके अंदर टोटल कितने पेन्स हैं, 60 पेन्स हैं। आगे क्या आता है कि यहाँ पे 27 तो मेरे पास ब्लू पेन है, फिर मेरे पास कुछ ब्लैक पेन्स हैं और कुछ रेड पेन्स है। ब्लैक को मैं बी से लिख रहा हूँ खाली, और मेरे पास कुछ रेड पेन्स होंगे, उसे मैं आर से लिख देता हूँ। दो पेन मैंने पिक करिए बैग से विदाउट रिप्लेसमेंट। तो कहता है जो प्रोबेबिलिटी हमारी कि पहला पेन जो हो ब्लू हो और दूसरा पेन ब्लैक हो, वो आ रही है मेरे पास 9/59। तो हमें बताना है नंबर ऑफ रेड पेन्स कितने होंगे। ठीक है, टोटल पेन्स मेरे पास 60 है, ब्लू पेन नहीं पता, रेड पेन नहीं पता, तो ब्लू पेन को मैं टोटल x मान लेता हूँ और रेड पेन को टोटल y मान लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला हम क्या कह रहे हैं, हमें दो पेन पिक कर रहे हैं, सबसे पहला पेन जो होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। ठीक है, पहला पेन अगर ब्लू पिक करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे सर टोटल 27 ब्लू पेन है, टोटल नंबर ऑफ पेन 60 है, तो ब्लू पेन पिक करने की प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी 27/60। ठीक है, जो दूसरा पेन चूज करना है वो मुझे क्या चूज करना है, वो मुझे ब्लैक चूज करना है। अब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक पेन्स कितने हैं, मेरे पास x हैं। अब मैंने क्या करा, जब यहाँ पे ब्लू पेन को चूज करा तो एक पेन चूज कर लिया, तो मेरे पास टोटल ब्लू पेन 26 रह गया। अब टोटल नंबर ऑफ पेन्स क्योंकि एक 60 में से ले चुका हूँ, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स बचे 59। ठीक है, अब मुझे इन 59 पेन्स में से एक पेन को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सा पेन चूज करना है, मुझे ब्लैक पेन चूज करना है। ब्लैक पेन कितने हैं, स्टार्टिंग में भी x थे, अब भी x ही हैं, तो 59 में से मुझे x चूज करने हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी।
और क्योंकि दोनों इवेंट्स मुझे साथ में चाहिए, पहले मुझे ब्लू पेन चूज करना था, उसके बाद ब्लैक पेन चूज करना था, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई। पहला ये वाला इवेंट हो गया, अब इसके बाद ये वाला इवेंट होना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नॉर्मल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले दे रखा है कि पहला ब्लू चूज करना है, उसके बाद हमें ब्लैक चूज करना है। तो हम इस तरीके से चलेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दो पेन चूज करने की, जिसमें पहला पेन मेरा ब्लू हो और दूसरा ब्लैक हो। इस तरह के सवाल कर चुके हैं। ये मुझे 9/59 दे रखा है। मुझे किसका मान बताना है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे क्या यहाँ से? आप देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, ब्लू पेन मिल गया, x मिल गया, 27 + x + y तो मेरा 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 59 से मेरा 59 एलिमिनेट होगा, 9 से काटूंगा ये आएगा 3, 3 से काटूंगा तो ये आएगा 20। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, 27 20 27 + 20 डेट इज 47, 60 में से घटाऊंगा तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? 13। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पढ़ें इस क्वेश्चन को, ट्राई करें क्या आएगा आंसर। देखो क्वेश्चन में कहता है, सारे बैंक एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो बैंक में पूछे जा चुके हैं। कहता है पानस, उसके पास 15 येलो पिंक एंड व्हाइट बॉल्स हैं उसके बैग में। इसका मतलब क्या है? टोटल उसके पास कितनी बॉल्स हैं? 15 येलो प्लस पिंक प्लस व्हाइट अगर मैं ऐड कर दूं। आगे कहता है जो नंबर है ईच बॉल का वो क्या है? डिफरेंट है बैग के अंदर। ठीक है, मतलब जितनी येलो होंगी उतनी पिंक नहीं होंगी और उतनी ही मेरी ये व्हाइट नहीं होंगी, तीनों बॉल्स के नंबर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि अगर ये बॉल्स हैं तो ये सारी क्या होंगी? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेंगी। तीन तरह की बॉल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेंगी। द डिफरेंस बिटवीन अ येलो बॉल एंड अ पिंक बॉल, अगर मैं येलो बॉल को y मान लूं, yn मान लूं, और पिंक बॉल के नंबर्स को pn मान लूं, जो इनका डिफरेंस है वो किसके बराबर है? जो पिंक बॉल और व्हाइट बॉल के बीच में डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ पिंक बॉल्स को pn और यहाँ पे व्हाइट बॉल्स को wn कह सकते हैं हम। आगे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैग इज ग्रेटर देन 0.2। व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मेरी ग्रेटर है 0.2 से। ठीक है, देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग कैन बी, जो बैग के अंदर व्हाइट बॉल्स हैं वो कितनी हो सकती हैं ये बताना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से करेंगे, पहले तो मुझे एक स्टेटमेंट ये दे रखी है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ट्वाइस pn ये किसके बराबर आ जाएगा? yn प्लस wn। ठीक है, येलो बॉल्स जो जितनी भी हैं टोटल मेरे पास व्हाइट बॉल्स का सम किसके बराबर है? ये ट्वाइस ऑफ पिंक बॉल्स के बराबर है। अगर आप इसे यहाँ पे पुट कर देंगे येलो प्लस व्हाइट ट्वाइस ऑफ पिंक बॉल्स के बराबर, तो थ्राइस ऑफ पिंक बॉल्स ये किसके बराबर? 15 के। तो पिंक बॉल्स मेरे पास टोटल कितनी आ गई? क्या ये 5 आ गई? तो मुझे पिंक बॉल्स के बारे में कंप्लीट आइडिया लग गया, पिंक बॉल्स मेरे पास कितनी है। ठीक है, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 15। ये मेरा ग्रेटर होगा किससे? 0.2 से। 0.2 इज 1/5। तो मैं अगर यहाँ पे काट दूं 5 से तो ये 3। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स मेरे पास क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? 3 से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे पास जो व्हाइट बॉल्स हैं वो 3 से ज्यादा हैं, पिंक बॉल 5 आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पे पिंक बॉल घटा दूं तो येलो प्लस व्हाइट बॉल कितनी होंगी? 10 बॉल होंगी मेरे पास। अब मेरे पास जो व्हाइट बॉल है 3 से ज्यादा, तो व्हाइट बॉल कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कहां तक जा सकती हैं? क्योंकि बैग में कहा मेरे पास येलो बॉल भी है, पिंक बॉल भी है, व्हाइट बॉल भी है। तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे येलो बॉल मेरे पास मिनिमम एक तो होगी बैग में, तभी तो बॉल पॉसिबल है बैग में। तो अगर येलो बॉल को मैं 1 रख दूंगा तो मेरे पास व्हाइट बॉल कितनी आएंगी? 9। तो व्हाइट बॉल मैक्सिमम 9 हो सकती है और व्हाइट बॉल मिनिमम कितनी होंगी? मेरे पास 4 होंगी। ये प्रोबेबिलिटी से दे रखा था। तो 4 से 9 के बीच में कितनी भी मेरी व्हाइट बॉल्स हो सकती हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओनली यहाँ पे ए बी सी डी ई दे रखा है, ओनली बी सी डी ई, ओनली बी डी ई, ऐसा कुछ दे रखा है। तो मैं कहूंगा मेरे पास व्हाइट बॉल्स 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं और 9 भी हो सकती हैं। बी सी डी ई ये मेरा इस सवाल का उत्तर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है सभी लोगों को? चलें क्या आगे? अगला सवाल मेरे पास,
देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास एक बैग ए है और एक बैग बी है। सबसे पहले बैग ए की बात की गई है, ठीक है। बैग ए के अंदर हमारे पास कितनी है, 8 रेड बॉल हैं, एक्स ग्रीन बॉल हैं, और हमारे पास आगे 6 येलो बॉल्स हैं, ठीक है। इसमें से एक ग्रीन बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ठीक है। अगर ग्रीन बॉल पिक करनी है, कितनी ग्रीन बॉल्स हैं, एक्स हैं, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6 + x + 8 दैट इज 14 + x। ये हो गई ग्रीन बॉल्स पिक करने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये कितना हो गया मेरे पास, 3/5। क्या यहां से सोल्व करके x का मान निकाला जा सकता है? आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 3x 5x 2x बचेगा, और ये 14 इंटू में 3 के बराबर आएगा, x का मान 7 इंटू में 3 21 आ गया। तो मेरे पास ग्रीन बॉल्स कितनी रही होंगी, ये ग्रीन बॉल्स मेरे पास आ गई 21। आगे बढ़ता हूं मैं अब। आगे कहता है इन बैग बी दे आर x-3 रेड बॉल्स। अगर बैग बी की बात करूंगा, रेड बॉल्स कितनी हो गई, x-3 21 - 3 कितनी 18, x-9 ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स कितनी हो गई 21 - 9 दैट इज 12। एंड अगर 6 येलो बॉल्स हैं, येलो बॉल्स कितनी है 6। 2 balls are drawn from bag B, find the probability that both the balls are red in color। इसमें हमने क्या करा, 2 बॉल्स उठाई, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि दोनों बॉल्स मेरे पास क्या होंगी, रेड कलर में होंगी। क्या यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। टोटल रेड बॉल्स कितनी है 18, ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि 2 बॉल उठाई है, किसी भी ऑर्डर में उठाई हो, तो टोटल बॉल्स है मेरे पास रेड 18, इनमें से मुझे 2 चूज करनी है। और टोटल मेरे पास बॉल्स कितनी है, ये मेरी फेवरेबल आउटकम है 18 और 12 30 36, ये मेरी क्या है, टोटल आउटकम है, ठीक है। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। आप देखेंगे C2 दोनों जगह है तो वो कट ही जाएगा। यहाँ पे आएगा 18 × 17 और यहाँ पे आएगा मेरे पास 36 × में 35। यहाँ से काट दूंगा तो ये मेरे पास 2 आएगा, और 17/70 मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करा, एक 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ सवाल करेंगे नंबर सिस्टम पे बेस्ड, ठीक है। अभी पहली बार प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत मुश्किल तो नहीं पूछने वाला। अब हम नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। A box contains 23 balls numbered 1 to 23. A ball is drawn and then another ball is drawn without replacement. What is the probability that both the balls are even numbered? सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 23 बॉल हैं, जिसमें 1 से लेके 23 तक नंबर लिखे हुए हैं। ये पहली बॉल हो गई, दूसरी बॉल हो गई, तीसरी बॉल हो गई, ऐसे मेरे पास बॉल्स दे रखे हैं 23 तक, ठीक है। हमने क्या करा, पहले एक बॉल ड्रॉ करी, फिर दूसरी बॉल ड्रॉ करी, इसमें से रिप्लेसमेंट नहीं करी है। हमें बताना है कि जो दोनों की दोनों बॉल्स हैं वो मेरे इवन नंबर आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं 1 से लेके 23 तक देखता हूं तो इवन नंबर बॉल्स कितनी होंगी, इवन नंबर्ड बॉल्स। आप कहेंगे सर ये तो 11 निकल के आएंगी, 2 4 6 और ऐसे 22 तक जाएंगे, ठीक है। अब मुझे 2 चूज करने, सबसे पहले मैं एक बॉल उठाऊंगा। इवन नंबर्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो पहली बॉल मैंने पिक करी। आप कहेंगे सर 11 इवन नंबर्ड बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हैं 23, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इवन नंबर्ड बॉल विल बी दिस, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इवन नंबर की एक बॉल पिक कर ली, अब दूसरी बॉल मुझे इवन नंबर की पिक करनी है। टोटल 11 थी, एक पिक कर चुका हूं तो बचेंगी कितनी अब 10। टोटल बॉल्स 23 थी, एक निकाल चुका हूं, रिप्लेसमेंट नहीं कराया तो बची कितनी 22। क्या यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। 11 से काटूंगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से काटूंगा ये 5, और 5/23 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमें ये ढूंढना पड़ा इवन नंबर बॉल क्या है, एंड इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पे। एक और सवाल हमारे पास, दे आर 27 कार्ड्स हैविंग नंबर्स 1 to 27. 2 cards are picked at random 1 by 1. What is the probability that sum of number on these 2 cards is odd? ठीक है, मेरे पास 27 कार्ड्स दे रखे हैं, 1 से लेके 27 तक नंबरिंग हो रखी है उसमें। 2 कार्ड को मैंने रैंडमली पिक करा एक के बाद एक,
हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी कि जो दोनों कार्ड्स पे जो सम बने नंबर्स का वो मेरे पास क्या बने, ओड बने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ओड कब कब मिलता है हमें, ठीक है, आप कहेंगे सर ओड में अगर मैं इवन को मैं प्लस करूं तो मेरे पास ओड आता है, या फिर मैं क्या करूं इवन में ओड को ऐड करूं, उस केस में भी ओड आता है। लेकिन अगर मैं ओड में ओड को ऐड करता हूं, ओड नंबर में ओड नंबर को, तो ये इवन बनता है, और इवन में इवन नंबर को ऐड करता हूं तो भी ये इवन बनता है। तो ये दोनों केस नहीं है, मेरे पास एक नंबर ओड होना जरूरी है, दूसरा नंबर इवन होना जरूरी है, तब जाके मेरे पास जो नंबर बनेगा वो ओड बनेगा। या फिर मेरा पहला नंबर इवन हो, दूसरा नंबर ओड हो, तो मेरे पास क्या बनेगा, तब जाके मेरे पास ये ओड नंबर बनेगा। क्या ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई? तो मेरे पास दो केसेस यहाँ पे निकल के आए। तो मैंने कहा 27 कार्ड्स हैं, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा, ऐसे करके 27 कार्ड तक हमने ले लिए। मैं पहले ये वाला सिनेरियो देखूं कि जो पहला कार्ड मैंने जो चूज करा वो मेरा क्या आ जाए, ओड आ जाए। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप कहेंगे सर 27 में ओड कार्ड्स कितने हैं? ओड कार्ड्स हैं 24 और इवन कार्ड्स कितने हैं 14 ओड कार्ड्स हैं और 13 मेरे पास क्या है, इवन कार्ड्स हैं। ये रैंडमली आप देख के बता सकते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। तो मैंने कहा पहले मैंने क्या उठाया, ओड कार्ड उठाया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 14/27 होगी। ठीक है, अब मैं एक कार्ड हटा चुका हूं, अब मुझे क्या चाहिए, इवन कार्ड चाहिए। ओड एक हट गया तो ओड कितने बचे, 13 बचे। इवन तो अभी छेड़ा नहीं है तो इवन तो अभी 13 बचे हुए हैं। टोटल कार्ड्स कितने बचे, 13 इवन है, 13 ओड है, क्योंकि एक निकाल चुका हूं मैं, तो टोटल कार्ड्स मेरे पास बचेंगे 26। क्या यही प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरा पहला कार्ड क्या आ जाए, ओड, और दूसरा कार्ड इवन आ जाए, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती? एक केस तो मेरा ये है, या तो ये हो जाए या फिर क्या हो जाए, पहला कार्ड मेरा इवन हो जाए और दूसरा कार्ड मेरा ओड हो जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अगर पहले कार्ड को मुझे इवन लेना है तो मेरे पास टोटल इवन कार्ड्स कितने हैं, 13, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 27। तो पहला मैंने इवन कार्ड चूज कर लिया, दूसरा क्या हो जाए, ओड हो जाए। अब मेरे पास ओड कार्ड्स कितने बचे हैं, 14। अब एक इवन कार्ड मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है, तो मेरे पास इवन कार्ड्स 12 बचे हैं, ये 14 है, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं, 26 कार्ड्स हैं। क्या ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? केस 1 केस 2 दोनों केस में आप देखेंगे कंप्यूटेशन मेरी सेम ही निकल के आएगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 13 से काटूंगा ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ से काटूंगा ये 2 टाइम्स, 2 से ये 7 आएगा, और यहाँ से काटूंगा तो ये 7/27 प्लस 7/27 डेट इज 14/27। दिस विल बी माई आंसर कि जो मेरे दो कार्ड्स बनेंगे, जो अगर मैं दो कार्ड्स पिक करता हूँ रैंडम में तो उनका सम क्या निकल के आएगा, मेरे पास ओड निकल के आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ओडी1 पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। ऐसे ढेरों सवाल बना सकते हैं, हमसे कह सकते थे कि जो पहला कार्ड है वो प्राइम होना चाहिए, दूसरा कार्ड हमारे पास इवन होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वो केसेस आप कर लेंगे, मुझे पता है इतने समझदार हो आप, इस पे बेस्ड और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप खुद से कर पाए। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलें क्या आगे? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं ये दोनों केसेस देख रहा था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओड है और यहाँ पे इवन है, दो ही है, ठीक है, यहाँ पे इवन है। क्या इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी है? मैंने कहा पहला मैंने ओड उठाया, दूसरा इवन उठाया, या फिर मैंने पहला इवन उठाया, दूसरा उठाया। अगर मेरे पास दो ही चीजें दे रखी हों, अगर मुझे सिर्फ 2 थिंग्स दे रखी हों जो मुझे चूज करनी हो, दो कार्ड चूज करने हो, और उन दोनों में क्या हो, एक बार ये आगे है दूसरी बार दूसरा आगे है, ठीक है, ये प्लेसेस अपने सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हो, तो आपको पूरा बेसिक से करने की इतना जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ ये वाला केस निकाल लो कि भैया पहला और दूसरा इवन, या फिर ये वाला पहला और दूसरा इवन का मेरा केस क्या आया था, 14/27 था, ओड को चूज करने का, इवन को चूज करने का 13/26 बचा था। तो मैंने ये वाला केस निकाल लिया, क्योंकि ये वाला और ये वाले की प्रोबेबिलिटी मेरी बिल्कुल सेम निकल के आएगी, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस विल गिव यू एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, क्योंकि हुआ क्या, देखो ये 14/27 था, ये 13/26, एंड एट द एंड ऑफ द ये 13/27 ये पहला पार्ट बन गया, और इस वाले में 14/26 ये दूसरा बन गया, तो दोनों क्या है, मेरे पास सिमिलर हैं। तो अगर दो चीजें दे रखी हो और उसमें इंटरचेंजेबल करके केसेस बन रहे हो तो आप 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, थोड़ा सोचना इसके ऊपर कि क्यों कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है एक 5 डिजिट का नंबर है जो कि बनाया गया है 0, 1, 2, 3 एंड 4 यूज करके डिजिट्स को विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द चांस दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर मुझे एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है 0, 1, 2, 3
एंड 4 को यूज करके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो मेरा नंबर बनेगा वो 5 से डिविजिबल होगा। अब कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4 को यूज करके? तो मेरे पास यहाँ पे देखो, अगर मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या मैं 0 को स्टार्टिंग में रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि अगर 0 स्टार्टिंग में रख दिया तो ये क्या बनेगा, मेरा 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि भैया यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो कितनी चीजें आ सकती हैं, 1, 2, 3 एंड 4 आ सकता है। तो दिस कैन बी फिल्ड बाय 4 वैल्यूज। ठीक है, अब मैं एक यूज कर चुका हूं इन 5 में से। क्या यूज कर ली? एक वैल्यू को यूज कर लिया। कितनी वैल्यूज बची? 4। तो यहाँ पे बची हुई 4 में से कोई भी आ जाए, कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे अब 2 यूज कर ली तो बची 3, फिर यहाँ पे बची 2 और यहाँ पे बची 1। तो मेरे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? इन सबको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डेट इज ये 4, 3, 2, 1 तो 4 फैक्टोरियल हो गया, और ये 4, ये मेरे पास होगा 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल। टोटल आउटकम्स मेरे पास इतने बने। ठीक है, अगर मैं डिविजिबल बाय 5 वाला केस निकालने की कोशिश करता हूं, कैसे पता करते हैं हम एक नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं? आप कहेंगे सर उसकी क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस देखेंगे। अगर कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल होगा जब उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ पे 5 तो कहीं दिख नहीं रहा, सिर्फ मुझे 0 दिख रही है, तो मुझे लास्ट में क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। ये वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे बचे हुए 4 प्लेसेस हैं, क्या आएगा उसमें? आप कहेंगे सर ये यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन वाला लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कहा 0, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, डेट इज 0। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 4 स्पेसिस हैं, ये 4 ही वैल्यूज बची हैं, कौन सी कहीं भी रख दो कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे पास। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बची हुई 4 वैल्यूज भी आ सकती हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो ये मेरे पास 4 वैल्यूज, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अगर मैं टोटल केसेस निकालूंगा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पड़ा है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। तो ये मेरी फेवरेबल आउटकम हो गई। प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। आंसर आ जाएगा 1/4। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में ये 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये क्या आएगा? 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल, बिकॉज यूनिट प्लेस पे हम 0 को रख ही नहीं सकते, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना था। ठीक है, तो जो 5 डिजिट के नंबर बनेंगे उनमें से मुझे बताना होगा कि जो नंबर 5 से डिविजिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ना कि कहीं भी अरेंज कर दो अपनी मर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, ये बस दोबारा इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, क्योंकि इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया था वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फेस कार्ड्स आर चूजन, आउट ऑफ दीज फेस कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग कार्ड। मेरे पास 52 कार्ड है, उनमें से मैंने एक फेस कार्ड को चूज कर लिया। फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? फेस कार्ड 12 होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज फेस कार्ड्स, इन फेस कार्ड में से प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गेटिंग अ रेड किंग कार्ड। तो अगर मैं फेस कार्ड पे जाता हूं तो टोटल कितने कार्ड्स हैं? 12। इसमें रेड कलर के किंग कार्ड्स कितने होंगे? आप कहेंगे सर एक तो मेरे पास हार्ट का रेड कार्ड होगा, रेड किंग होगा, एक मेरे पास डायमंड का, एक ईंट का मेरे पास क्या होगा? राजा होगा, और मेरे पास एक किसका राजा होगा? पान का राजा होगा। पान कह रहा हूं, सॉरी, दिल का जो सिंबल होता है उसका राजा होगा, हार्ट का। ठीक है, पानी बोलते हैं हाँ हिंदी में उसे। चलो ठीक है, तो मेरे पास 2 रेड किंग्स कार्ड होंगे। तो जो आउट ऑफ दीज फेस कार्ड, इन फेस कार्ड में से प्रोबेबिलिटी बतानी थी गेटिंग अ रेड किंग कार्ड। तो ये जो मेरी टोटल आउटकम है वो फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा, टोटल मेरे पास फेस कार्ड कितने हैं? 12, उनमें से रेड किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बतानी है। तो ये होगा 2/12, डेट इज 1/6। तो यहाँ पे जो टोटल कार्ड्स रखे हैं 52, इसका कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, क्योंकि इसमें फेस कार्ड मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूं। अब फेस कार्ड चूज कर लिया तो मेरा जो क्वेश्चन है वो फेस कार्ड में से बनता है कि फेस कार्ड जितना उसमें से 2 रेड किंग कार्ड चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। फेस कार्ड को मैं पहले ही चूज कर चुका हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे हम बात ही नहीं करेंगे, हम सीधा रेड किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे आउट ऑफ फेस कार्ड्स। क्लियर है? ऐसे देखो, एक सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2019 का है, जो एग्जाम 2021 में हुआ था उसका,
कहता है 2 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, इफ द सम ऑफ द इंटीजर्स इज इवन देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ओड। मेरे पास 2 इंटीजर रैंडमली हमने सिलेक्ट करे फ्रॉम द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 से लेके मेरे पास कहाँ तक 11 तक नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। जो मैंने 2 नंबर सिलेक्ट करे उनका जो सम आया वो इवन आया, ये हो चुका है। इफ दिस सम ऑफ द इंटीजर्स इज इवन, मैंने क्या करा 2 नंबर्स निकाले, उनका सम मेरे पास क्या आ गया, इवन आ गया। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बोथ द नंबर्स आर ओड, ठीक है, जो मैंने दोनों के दोनों नंबर्स निकाले हैं उनकी ओड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। करें क्या इस क्वेश्चन को सोल्व? इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वापस पीछे लेके जाऊंगा, पिछले क्वेश्चन पे ही। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, पहले कहा फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स फेस कार्ड्स आर चूजन, ठीक है, एक मेरे पास कुछ दे रखा है कि टोटल 52 कार्ड्स, उसमें फेस कार्ड चूज करना है। फेस कार्ड चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, और अगर मैं बात करूं 52 कार्ड्स में से चूज करूंगा तो 12/52 ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ चूजिंग फेस कार्ड्स, ठीक है। फिर कहता है आउट ऑफ दीज फेस कार्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड किंग कार्ड। अब ये फेस कार्ड में से अगर मैं ना निकालता, मैं डायरेक्टली टोटल कार्ड में से रेड किंग कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी चूज करता। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड किंग कार्ड टोटल में से 52 कार्ड्स में से, तो आप कहते हैं सर 2 रेड किंग कार्ड होंगे, मेरे टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब मुझे बताना था कि मेरा ये वाला इवेंट हो चुका है और उसके बाद इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। दिस इवेंट इज ऑलरेडी टेकन प्लेस, और इस इवेंट के होने के बाद इस इवेंट में से इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मुझसे अगर पूछी है तो वो क्या होता है? आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी मेरे पास निकल के आती है। सबसे पहले तो मैं डिवाइड करता हूं प्रोबेबिलिटी, जो पहला इवेंट जो हो चुका है उसके बाद की कंडीशन हमें बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड फेस कार्ड, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फेस कार्ड, और इसके ऊपर न्यूमरेटर में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड फेस कार्ड। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है 2/52, ये प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 12/52। क्या मेरा आंसर 1/6 आ गया? क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता? अगर मेरे पास एक के बाद एक इवेंट हो रहा है, पहला इवेंट हमने करा, उस इवेंट को ध्यान में रखते हुए हमें आगे का दूसरा इवेंट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे पास? आप दोनों इवेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग आ फेस कार्ड ये है इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड फेस कार्ड ये मेरे पास इतना है, ठीक है, सॉरी रेड किंग कार्ड ये मेरे पास इतना है। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड किंग कार्ड आउट ऑफ टोटल फेस कार्ड्स वो निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड किंग कार्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फेस कार्ड, ठीक है। ये थ्योरम आपको याद रखनी है, ठीक है, इसे वर्ड्स में लैंग्वेज में लिखवा के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, सीधा आप इसे याद कर लें। मैं एक और क्वेश्चन इस पे बनाता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लो हमसे कहा मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, उसमें पहले हमने क्या करा, सिलेक्शन किया, एक नंबर कार्ड निकाल लिया, ठीक है, एक नंबर कार्ड मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूं। अब हमें कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ आउट ऑफ दीज नंबर, जो भी नंबर कार्ड हमने निकाला है उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ चूजिंग आ 5 ऑफ ब्लैक, ठीक है, मुझे एक 5 चूज करना है ब्लैक का नंबर कार्ड में से। पहले हमने क्या करा, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से मैंने एक कार्ड निकाला, वो मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास वो निकल के आया नंबर कार्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो नंबर कार्ड मैंने चूज करा है उसमें से आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक चूजिंग ऑफ चूजिंग आ 5 ऑफ ब्लैक, एक 5 नंबर का ब्लैक चूज करने की प्रोबेबिलिटी। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं डायरेक्टली करता हूं, नंबर कार्ड्स कितने होते हैं मेरे पास, हर एक सूट के 9 कार्ड्स होते हैं, 9 × 4 टोटल 36 मेरे पास नंबर कार्ड होते हैं, ठीक है। 5 ऑफ ब्लैक कब कब मिलेगा? ब्लैक में मेरे पास क्या होता है, एक तो क्लब होता है, एक स्पेड होता है, एक चिड़ी होती है, एक हुकुम होता है। तो कितने होते हैं? 2। तो 2 में से कोई भी एक आ जाए 36 में से, तो पूरी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/18। या तो मैं इसे ऐसे करूंगा, दूसरा तरीका मेरे पास क्या होगा, आप कहेंगे सर पहले नंबर कार्ड मैंने चूज करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड ये निकाल लेता हूं।
ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे सर 36 नंबर कार्ड पॉसिबल है, टोटल मेरे 52 कार्ड्स हैं, तो इसे निकालने की प्रोबेबिलिटी मेरी ये है। फिर मैं कहता हूँ टोटल में से ही मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ किसकी, ऑफ गेटिंग अ 5 ऑफ ब्लैक। तो आप कहेंगे सर 2 कार्ड मेरे पास 5 ऑफ ब्लैक होंगे, टोटल कार्ड्स हैं 52। अगर मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 ऑफ ब्लैक आउट ऑफ नंबर कार्ड्स, तो ये मेरे पास निकल के आएगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑफ ब्लैक डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड, ये आ जाएगा मेरे पास 2/52 डिवाइडेड बाय 36/50 एंड दिस विल गिव मी 1/18 ओनली। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या इसका कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मैं उससे डायरेक्टली अब सोल्व करूंगा। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 2 इंटीजर्स हैं जो मैंने रैंडमली सिलेक्ट करे 11 नेचुरल नंबर में से, ठीक है। अगर 2 नंबर्स मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, 2 इंटीजर सिलेक्ट करता हूँ, तो एक इंटीजर को मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा मैं उस इंटीजर को सिलेक्ट नहीं करूंगा। ये ऑब्वियस चीज सा रीजन होता है जब हम इस तरह के सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट लिखे या ना लिखे इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट भी चीजें चल रही हैं, अगर रिप्लेसमेंट हो रही है तो वो अलग से मेंशन करेगा, ठीक है। 2 इंटीजर्स का जो सम है वो मेरे पास इवन आया है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर सम इवन आया है तो दोनों इंटीजर्स मेरे क्या हो, ओड हो। अब देखो इवन कब कब आता है, आप कहेंगे सर अगर दोनों मेरे इंटीजर्स इवन हो, इवन प्लस इवन मुझे इवन देता है, ओड प्लस ओड भी मुझे क्या देता है, इवन, ओड प्लस इवन मुझे ओड देता है, और इवन प्लस ओड मुझे क्या देता है, ओड देता है। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या करा, 11 नंबर से उनमें से 2 सिलेक्ट करे और मेरे पास जो आया वो निकल के आया इवन। तो इवन नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, वो क्या होगा, मेरे पास इवन कितने होंगे, 1 से लेके 11 में 5 होंगे, ओड नंबर्स कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर तो 2 तरीके से, या तो पहला मेरा इवन हो, ठीक है, दूसरा भी मेरा इवन हो, ठीक है, या फिर मेरे पास पहला भी ओड हो और दूसरा भी ओड हो। तो मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, केस 1 को अगर मैं देखूं इवन इवन, तो मेरे पास 5 इवन है, ठीक है, 11 में से 5 में से कोई एक हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट इवन ये होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड इवन, तो मेरे पास अब 4 बचे, टोटल मेरे पास 10 पत्ते हैं, 10 मतलब नंबर्स हैं, तो ये होगा। तो दोनों इवन पाने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये है। अगर मैं ओड पाने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, दोनों ओड हो जाए मेरे पास, तो आप कहेंगे सर 6 पत्ते ओड के हैं, 11 में से एक सेलेक्ट करूंगा, 6/11 प्रोबेबिलिटी। अब एक ओड निकाल लिया है, बचे हैं मेरे पास 5 ओड, पत्ते कितने बचे हैं मेरे पास, 10 बचे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ओड्स ये होगा। अब दोनों इवन से भी मेरे पास सम इवन बनेगा, दोनों ओड से भी सम इवन बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर जो सम होगा इनका वो मेरे पास आ गया ये, ठीक है। अब ये तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, इफ दिस सम ऑफ द इंटीजर्स इज इवन, ये इंटीजर सम मुझे ऑलरेडी इवन मिल चुका है, ठीक है, ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। मुझे इसमें से बताना है कि अगर ये वाला इवेंट हुआ है तो प्रोबेबिलिटी बता दो भैया कि दोनों नंबर ओड हो उसकी क्या होगी। तो अब मैं अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ओड, ये मैंने अभी निकाला है, ये क्या है 6/11 इंटू में 5/10, ठीक है। अब मुझे अगर यहां पे ये बताना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ओड इफ मेरे पास जो दोनों नंबर्स मैंने पहले चूज करे हैं वो दोनों इवन निकल चुके हैं, तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा ना। तो इसे डिवाइड करेंगे हम, मेरे पास 6 इंटू में 6/11 इंटू में 5/10 डिवाइडेड बाय ये वाला 5/4 डिवाइडेड बाय सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ गया। देखो 11 इंटू 10 सब जगह कॉमन आके कट जाएगा, 6 5 30, 20 प्लस 30, ये 30/50 3/5, 3/5 विल बी माई आंसर। क्लियर है या नहीं है, देखिए जल्दी से। पहले हमें दे रखा था, देखो 2 इंटीजर सेलेक्ट करने थे 11 नेचुरल नंबर में से, ठीक है, रैंडमली हमें सेलेक्ट करने थे, तो पहले एक आया होगा फिर दूसरा आया होगा, ठीक है। दोनों इंटीजर्स का सम हमें क्या दे रखा था, ये दे रखा था हमें इवन, ठीक है। तो मैंने कहा इवन 2 केसेस में बनेगा, या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों ओड हो।
अब इवन अगर सम आ चुका है तो हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो कि दोनों नंबर क्या हो, ओड हो, उसकी क्या रहेगी। तो मैंने कहा दोनों नंबर अगर हमें ओड रखने हैं तो दोनों ओड रख के मैंने केस निकाला, ये आया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, बोथ इवन या बोथ ओड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ओड निकालूंगा, जब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो मेरे पास क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाय कंप्लीट दिस। सोल्व करके आंसर आ गया। चले आगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम रैंडम, इसका मतलब क्या होता है भैया कि मेरे पास, मैंने, आप इस तरीके से हमेशा समझें, इसे बोल्स मान के करा करें कि मेरे पास 1 2 3 4, मैंने एक बैग है उसके अंदर पर्ची डाल ली। ठीक है, उस पर्ची में से मुझे डायरेक्टली क्या करा, एक बैग के अंदर 11 पर्चियां बना के डाल ली जिसपे नंबर्स लिखे हुए, एक एक नंबर को चूज करना है। तो मैंने पहले ये वाला चूज कर लिया, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला, क्योंकि ये एक बार चूज कर चुका हूं तो दोबारा नहीं पिक कर पाऊंगा मैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन पे। सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूं। मान लो मेरे पास क्या है, एक राउंड टेबल है जिसके अंदर 10 लोगों को बैठना है, 10 पीपल को सिट कराना है। तो कितने तरीकों से मैं यहाँ पे 10 लोगों को बिठा सकता हूँ, ये मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिखाया था कि हम जब सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं, हम किसी को एक फिक्स पॉइंट मान के चलते हैं और उसी से चीजों को देखते हैं। किसी को फिक्स पॉइंट मान के चलते हैं मतलब एक की पोजीशन हम चेंज नहीं करते और वहीं से हम सारी चीजों को देखते हैं। क्यों एक की पोजीशन हम चेंज नहीं करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से तो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ऐसे पूरा ए बी सी डी एफ जी एच तक मैंने पूरा का पूरा लिख लिया, आई जे। अब मैं इसे घुमा के फिर यहां से स्टार्ट कर दूं, ए बी सी, क्या ये अरेंजमेंट बिल्कुल सेम ही होगा? मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा, फिर से अभी मैं यहां से कर रहा था। तो हम एक की पोजीशन सब में से एक फिक्स करते हैं और बाकी लोगों को अपनी पोजीशन चेंज करने का मौका देते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में। तो अगर ये मेरा ए बी सी और ऐसे जाके लास्ट में क्या आएगा, जे तक जाएगा ये, तो ये बचे हुए कितने लोग होंगे टोटल, ये ए मेरा पहला पर्सन है, जे मेरा 10वां पर्सन होगा। तो ए की पोजीशन फिक्स करी तो बाकी 9 लोग अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से 9 लोग अपनी पोजीशन चेंज कर पाएंगे? 9 लोग हैं, 9 ही पोजीशंस हैं, तो 9p9, और 9p9 क्या होता है, npn होता है मेरा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल वेज। तो अगर मेरे पास 10 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाना है मुझे, ठीक है, और उनमें रोटेशन करानी है, तो टोटल कितने केसेस बनते हैं? हम कहते हैं अगर n पीपल हैं तो मेरे पास केसेस बनते हैं इस केस में n-1 फैक्टोरियल। ये चीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक के अंदर। अभी इसमें और ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2019 कहता है इफ 9 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम और ऑलवेज सिटिंग टुगेदर। मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसमें 9 लोग खड़े हैं। ठीक है, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनमें से 2 लोग हमेशा साथ में खड़े होंगे। तो 2 लोग मैंने बना ली, ये दोनों लोग मैं मान लेता हूँ साथ में खड़े होंगे। ठीक है, बाकी के जो लोग हैं यहाँ पे कितने लोग होंगे, बाकी के 7 लोग और होंगे। इन्हें एक सर्कुलर अरेंजमेंट में खड़ा होना है। कितने प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 लोग साथ में खड़े रहे हमेशा। ठीक है, अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं, देखो जब ये दोनों साथ में नहीं भी खड़े हैं तो टोटल केसेस मेरे पास कितने बनेंगे? मैं कहूंगा यहाँ पे 9 लोग हैं, कितने फैक्टोरियल वेज में ये लोग एक राउंड टेबल पे, एक राउंड सर्कुलर पाथ पे खड़े हो सकते हैं? आप कहेंगे सर 9 लोग हैं, 9-1 फैक्टोरियल। टोटल आउटकम्स होंगी मेरे पास 9-1 फैक्टोरियल। फेवरेबल आउटकम्स, जब 2 लोग एक साथ हों, तो 2 लोग जब एक साथ होंगे तो हम इन्हें सिंगल एक स्पेस मान के चलेंगे। मैं कहूंगा ये दोनों तो कंपल बन गए, ये सिर्फ एक की तरह ट्रीट किए जाएंगे। एक ये हैं, बाकी के 7 लोग और हैं। इन्हें, इनकी पोजीशन को अगर मैं फिक्स कर दूं तो मेरी मूवमेंट कितने लोगों में होगी? जो ये 7 लोग हैं ये अपनी प्लेसेस आपस में चेंज कर सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशंस कितने केसेस बनेंगे मेरे पास? आप कहेंगे सर 7 फैक्टोरियल। और ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल। ये मेरी फेवरेबल आउटकम होगी, जिसमें ये सारे के सारे लोग क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये मेरी टोटल आउटकम होगी, प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ कि
प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये दो लोग हमेशा साथ में रहें, ये होगी 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 10 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल। 1/4 इज माई आंसर। चलें आगे। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड जो चीजें पढ़ी थी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्वेश्चन में क्या था, 12 persons आर सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्टिकुलर पर्सन्स ऑलवेज सीटेड टुगेदर। मेरे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें 12 लोगों को हमें बिठाना है राउंड टेबल पे, ठीक है। तो कितने पॉसिबल वेज है 12 लोगों को बिठाने के? आप कहेंगे 12 माइनस 1 11 फैक्टोरियल वेज में इन्हें बिठाया जा सकता है, इतने मेरे पास टोटल केसेस निकल के आएंगे। अब हमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 पर्सन हमेशा साथ में बैठेंगे। अगर 3 पर्सन को साथ में बैठाना है 1 2 3, तो आप कहेंगे इन 3 पर्सन को मैं एक मान के ट्रीट करूंगा, बाकी के इन्हें यहीं से मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता हूं। बाकी कितने लोग बचे? 3 यहाँ पे हो गए, मेरे पास 9 लोग बचे जो आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से हमारे पास इन्हें बिठाया जा सकता है? 9 फैक्टोरियल तो ये 9 लोगों को, और जो ये 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं ये भी तो अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। 3 प्लेसेस हैं, 3 लोग हैं, तो कितने वेज बनेंगे? 3 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। दिस विल बी माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6। 9 फैक्टोरियल को 9 ही रहने देते हैं। 11 इंटू 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे 11 इंटू में 5 55। दिस विल बी माई आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। एक एनटीपीसी में बहुत अच्छा सवाल पूछा गया 2019 एग्जामिनेशन में, जो 2021 में हुआ था। कहता है 10 पॉइंट्स आर प्लेस्ड यूनिफॉर्मली अलोंग द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स अमंग दीज सच दैट दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, a triangle is formed using 3 of these points. If a triangle formed using 3 of these points is chosen at random, what is the probability that it will lie completely on one side of AB and the points A and B being included? ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझने वाला क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हल्की सी भी गलती हुई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है आपको यहाँ पे। मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, इसमें 10 पॉइंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अगर 10 पॉइंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कैसे करेगा? आपने कहा सर शुरुआत करते हैं यहाँ से, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी में 12 पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, 10 पॉइंट्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं इसे घड़ी की तरह मान के चलूं, घड़ी में 12 होता है ना लास्ट, तो यहाँ पे 10 में लास्ट मान लेता हूँ। आप कहेंगे सर 1, यहाँ पे कहेंगे 2, यहाँ पे कहेंगे 3, यहाँ पे कहेंगे 4। घड़ी का आधा क्या होता है? 6, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या? 5। 10 का आधा 5। फिर यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10। क्या मैंने 10 पॉइंट्स को एक यूनिफॉर्म पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक सर्कुलर अराउंड along the perimeter of a circle? ठीक है। Let A and B be 2 points among these such that they are the end points of a diameter। मतलब मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं ए और बी कुछ इस तरीके से कि वो क्या हो, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के। तो डायमीटर बनाना है तो आप सीधा देखेंगे, जैसे घड़ी में 6 और 12 को मिला दें तो डायमीटर बन जाएगा, ऐसे ही 10 और 5 को मिला दो तो डायमीटर बन जाएगा। मैं 9 और 4 को मिला सकता था, 3 और 7 को मिला सकता था, 2 और 6 को मिला, 1 और 6 को मिला सकता था, तब भी मेरे पास क्या बनता है, ये डायमीटर बन जाते। तो कोई से भी 2 पॉइंट मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल आपको समझाने के लिए, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया कि मेरा ए पॉइंट ये है और ये मेरा बी पॉइंट ये है, ये मेरे डायमीटर के पॉइंट्स बन गए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाई कंप्लीटली ऑन वन साइड ऑफ ए बी? ठीक है, अगर मैंने क्या करा, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है यूजिंग 3 ऑफ दीज पॉइंट। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 3 पॉइंट्स की जरूरत है। इनमें से 10 में से कोई भी 3 पॉइंट मैंने चूज करे और मैंने ट्राइंगल बनाना है रैंडमली, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डेट इट विल लाई कंप्लीटली ऑन वन साइड ऑफ ए बी। जो ये ए बी है ये कंप्लीटली उसके एक साइड पे लाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो भैया आप, ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे पास आएगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स हम निकालते हैं कि ट्राइंगल कितने तरीकों से बना सकता हूं मैं यार इसमें।
मेरे पास यहाँ पे कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लूंगा रैंडमली मैं। मान लो मैंने इसे इसे और इसे चूज कर लिया, तो क्या मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसे चूज कर लिया, इसे चूज कर लिया, इसे चूज कर लिया, इन तीनों पॉइंट्स को बना दिया, तो भी मैं एक ट्राइंगल पॉइंट बना सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत है, टोटल पॉइंट्स हैं 10। तो ट्राइंगल में कितने तरीके से बना सकता हूँ, आप कहेंगे सर मेरे पास केसेस आएंगे 10C3, 10 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट चूज करने हैं, उससे मेरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो इतने तरीकों से मैं यहाँ पे इन 10 पॉइंट्स को यूज करके ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो मेरी टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 10C3। अब मेरी फेवरेबल आउटकम्स पे आते हैं। मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास जो ट्राइंगल बने वो कंप्लीटली क्या हो, एक साइड पे लाई करे, किसके, ए बी के, या तो इस साइड पे लाई करे या फिर इस साइड पे लाई करे। इसके टोटल मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो पहले तो ट्राइंगल टोटल आउटकम्स इतनी होंगी, इतने तरीकों से मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। इनमें से ए बी के एक पर्टिकुलर साइड पे मेरे पास क्या रहे, पॉइंट्स को यूज करके अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है। ए और बी इंक्लूडेड है, अगर ए और बी इंक्लूडेड है तो मेरे केसेस कितने बनेंगे। आप कहेंगे सर ए और बी को मिला लिया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मेरे पास इस साइड हैं, और अगर ए बी के इस साइड देखूं तो फिर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ही मेरे इस साइड होंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है, क्या मुझे 3 पॉइंट्स की आवश्यकता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 6 गिवन है, 6 में से कोई भी 3 चूज करूंगा तो इधर के मेरे पास टोटल ट्राइंगल्स बन जाएंगे, इस साइड जो ए बी के बनेंगे। और इधर भी 6 पॉइंट्स गिवन है, इन 6 में से कोई भी 3 चूज करूंगा तो मेरे पास इस साइड वाले सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, क्योंकि ए बी को इंक्लूड करना है तो ए बी मैंने दोनों जगह डाला है, ठीक है। या तो ये या फिर ये, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये मेरे फेवरेबल केसेस हो गए, फेवरेबल आउटकम्स, ये टोटल आउटकम सोल्व कर लेंगे। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो सब जगह है, तो आप चाहें तो काट सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे 6C3 है तो 2 6C3 लिख सकता हूं मैं, दोनों सेम ही चीज है, डिवाइडेड बाय 10C3, ठीक है। 3 से 3 फैक्टोरियल हटा देंगे आप, यहाँ पे कहेंगे 2, 3 तक लेना है, मतलब 3 वैल्यूज लेनी है डिक्रीज करके, 6 5 4, और यहाँ पे 10 9 और 8, 2 और 4 तो 8 हो गया, कट गया, ठीक है। 5 से काटूंगा 2, यहां से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 3, आंसर क्या आया, 1/3। प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, 1/3 होगी। अच्छा सवाल था, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलें क्या आगे अब हम, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम सेट थ्योरी करेंगे, सेट थ्योरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे। जो परसेंटेज में हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी की सेट थ्योरी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, एक छोटा सा फॉर्मूला हम एक्स्ट्रा लिखेंगे, वो क्या है क्यों है सब कुछ डिटेल में समझेंगे। एक बार समझ लोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन करने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।